नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मध्यकालीन भारत के इतिहास का जो कोर्स चल रहा है 29th लेक्चर है। आज हम बंगाल के इतिहास की बात करेंगे। ये बंगाल का इतिहास मध्यकालीन भारत के इतिहास के पोर्शन का भाग है। याद रखिए, एक बंगाल का इतिहास जिसमें आप नवाबों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, वो 1600-1700 ईस्वी के आसपास की घटना है। वो जब आधुनिक भारत के इतिहास का भाग पढ़ते हैं उसमें वो बंगाल का ऑप्शन आता है, बंगाल का इतिहास आता है कि बंगाल के जो नवाब हैं उनका इतिहास। यहाँ पर बंगाल का वो वाला इतिहास हम पढ़ेंगे जो स्वतंत्र पूर्व जो राज किया था 1340 के आसपास से शुरू होता है और 1500-1550 ईस्वी के आसपास चलता है। तो 1300-1500 के आसपास जो टाइम पीरियड, इस टाइम पीरियड में बंगाल जो स्वतंत्र रूप से शासन किया, वो स्वतंत्र रूप से शासन किन किन वंश ने किया उनके बारे में पढ़ना है। मुख्य तौर पर इलियास शाही वंश आएगा, हुसैन शाह वंश आएगा, इन सब की चर्चा करनी है। देखिए, हम मुख्य तौर पर चर्चा करेंगे ना दिल्ली सल्तनत के भाग के बाद वाला हिस्सा। दिल्ली सल्तनत आपने पढ़ा। दिल्ली सल्तनत में आपने देखा कि दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड था वो आपका 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक था। 1526 में बाबर ने आक्रमण किया था और दिल्ली सल्तनत को समाप्त कर दिया था। इस बीच में भारत पर 1206 से 1526 तक भारत में दिल्ली सल्तनत का राज रहा। लेकिन जब मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड आया 1325 से 1351 तक ने, तो बंगाल ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। 1342 में इलियास खां नामक व्यक्ति ने बंगाल में स्वतंत्र पूर्वक अपना शासन कर लिया और इसने 57 तक शासन किया। जब गद्दी पर बैठा तो इसने एक उपाधि धारण की, शमशुद्दीन इलियास खां। तो इसी ने एक नए वंश की शुरुआत की थी, इलियास शाही वंश बंगाल में। तो आपको सबसे पहले दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि जब दिल्ली सल्तनत आप पढ़ते हैं तो दिल्ली सल्तनत में 1398 में आपने याद होगा आपको कि 1398 में तैमूर का आक्रमण हुआ था। तैमूर के आक्रमण के बाद जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे बहुत कमज़ोर पड़ गए थे। तो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान जब कमज़ोर पड़ गए, उनका फ़ायदा उठाकर भारत के अलग अलग क्षेत्र के जो लोकल शासक थे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया। बंगाल ने तो इससे पहले ही 1342 में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। ऐसे ही जौनपुर में आप पढ़ेंगे शर्की साम्राज्य, इन्होंने भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जौनपुर जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ऐसे ही गुजरात में देखेंगे, गुजरात ने भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। और आप देखेंगे कश्मीर ने भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। ऐसे ही राजपूतों ने भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। उड़ीसा में देखेंगे, उड़ीसा में भी ये स्वतंत्र हो गए थे। कहने का भाव ये है कि दिल्ली सल्तनत का जब पतन शुरू होता है तो कोई भी बड़ा साम्राज्य उसका पतन होगा तो जो लोकल एरिया के जो शासक हैं वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर देंगे उसका फ़ायदा उठाकर, और यही हुआ। हालांकि जब दिल्ली सुल्तानों का शासन हुआ करता था तब भी उनके लिए बंगाल पर कंटिन्यू राज कर पाना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि एरिया ही देख लीजिए कितना दूर है। दिल्ली यहाँ पर है और ये पूर्व में कहाँ पर है ये, और इसकी सिस्टम देख लीजिए कहाँ पर है, समुद्र के किनारे है। तो यहाँ पर जो दिल्ली के सुल्तानों का जो पकड़ है पूरी अच्छे से नहीं हो पाती थी, ठीक है। कभी जीतते थे तो कभी उसके बाद तुरंत ये स्वतंत्र अपने आप को घोषित कर देते थे, फिर जीतते थे फिर ये स्वतंत्र घोषित कर देते थे। तो वो सब इतिहास हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमको बंगाल का वो इतिहास पढ़ने की ज़रूरत है जब कुछ टाइम पीरियड तक लगातार ये बंगाल स्वतंत्र रहा। कई किताबों में आप पढ़ेंगे बख्तियार खिलजी के बारे में बताया गया कि बख्तियार खिलजी ने इस पर थोड़े दिनों तक राज किया, उसके बाद फिर से स्वतंत्र ये बंगाल हो गया था, बंगाल पर फिर से दिल्ली का अधिकार हो गया था, ठीक है, बलबन के टाइम पीरियड पर। उसके बाद फिर से इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। वो हमको लेना देना नहीं है, हमको शुरुआत करनी है मोहम्मद बिन तुगलक से। मोहम्मद बिन तुगलक जब दिल्ली का सुल्तान बनता है, इसका टाइम पीरियड 1325 से 1351 तक रहता है। इसी के टाइम पीरियड के दौरान इलियास खान नामक एक व्यक्ति ने 1342 में बंगाल के कुछ इलाकों पर अपना अधिकार कर लिया
और 1345 आते आते उसने पूरे बंगाल को अधिकार अपने में ले लिया और बंगाल को स्वतंत्र घोषित कर दिया। और जब गद्दी पर बैठा तो शमशुद्दीन इलियास खां नाम से ये बैठा, शमशुद्दीन उपाधि इसने ग्रहण की है, ठीक है। और इसी के टाइम पीरियड पर फिरोज शाह तुगलक ने भी बंगाल पर आक्रमण किया था। फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आया था, चचेरा भाई ही था फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक ने आक्रमण किया था बंगाल पर दोबारा से कब्जा लेने के लिए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। तो फिरोज शाह तुगलक ने 2 बार ट्राई किया था यहाँ पर अपना अधिकार लेने के लिए, लेकिन वो स्वतंत्र नहीं, मतलब बंगाल को अपने अधीन नहीं कर पाया था, ठीक है। तो उसके बाद शमशुद्दीन इलियास खां की जब मृत्यु हो जाती है, उसके बाद इसका बेटा सिकंदर शाह गद्दी पर बैठता है। सिकंदर शाह गद्दी पर बैठता है, इसके बारे में एक ही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसने 1368 ईस्वी में एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। वो बहुत फेमस मस्जिद है, अदीना मस्जिद, बंगाल में ही पड़ती है, पांडुआ, बंगाल के पांडुआ में पड़ती है अदीना मस्जिद। ये है अदीना मस्जिद। यहाँ पर 400 गुंबज हैं, 400 गुंबद है इस मस्जिद में, ठीक। तो सिकंदर शाह के बारे में इतनी बातें आपको याद रखनी है। उसके बाद सिकंदर शाह के बाद इलियास शाह वंश का एक शासक आता है, गयासुद्दीन आजम शाह। 1389 से 1409 ईस्वी तक ये राज करता है। इसके बारे में आपको ये याद रखनी है बात कि ये सबसे ज़्यादा फेमस इसलिए था कि लोगों को, आम जनता को न्याय दिया करता था। उनके साथ अन्याय होता है तो उनको न्याय देता था। तो न्याय व्यवस्था इसके लिए बहुत, मतलब इसके टाइम पीरियड पर बहुत फेमस है। न्याय व्यवस्था इसके टाइम पीरियड पर बहुत दुरुस्त थी। तो गयासुद्दीन आजम शाह अपनी न्याय व्यवस्था के लिए इतिहास में जाना जाता है। इसके अलावा चटगांव आज बांग्लादेश में पड़ता है, चटगांव की जो बंदरगाह है उसका इसने विकास किया। इसके कारण इसका जो है विदेशों से व्यापार बहुत बढ़ गया था, मुख्य तौर पर चाइना से। चाइना के साथ इसके बहुत अच्छे संबंध हो गए थे। चाइना के उस समय जो शासक थे उनके साथ बहुत अच्छे रिलेशन हो गए थे, व्यापार तो बहुत अच्छे से हुआ करता था। तो चाइना के जो शासक थे वो गयासुद्दीन आजम शाह के दरबार में अपना राजदूत भेजते थे, और ये भी अपना राजदूत चाइना के जो शासक के दरबार में भेजा करते थे। एक बार इन्होंने महारत्न धर्मराज को चाइना के सम्राट के पास अपना राजदूत बनाकर भेजा, और ये महारत्न धर्मराज और कोई नहीं, ये एक बहुत बड़े उस समय बौद्ध भिक्षु थे, जैसे संत थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले ये एक संत थे, महारत्न धर्मराज। उनको भेजा था गयासुद्दीन आजम शाह ने चाइना। तो गयासुद्दीन आजम शाह के बारे में इतनी बातें आप याद रखिए, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगी, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं हम। आजम शाह के बाद हम बात करेंगे कई और शासक आए, इलियासी शाही वंश के कई और शासक आए, लगभग 3 शासक आते हैं, लेकिन वो बिल्कुल ही कमज़ोर थे। 1409 ईस्वी से लेकर 1415 ईस्वी तक 3 शासक और आए थे इलियास शाही वंश में, लेकिन इतने ज़्यादा कमज़ोर थे कि वो अपने सेनापतियों की ही कठपुतली बनकर रह गए थे, ठीक है। इसी का फ़ायदा उठाकर बंगाल के एक लोकल ज़मींदार ने इसका फ़ायदा उठाकर ये पूरा बंगाल का साम्राज्य अपने अधीन कर लिया। उनका नाम था राजा गणेश। ये है राजा गणेश। तो इस तरीके से इलियास शाही वंश की कड़ी यहाँ से टूट जाती है कुछ वर्षों के लिए, क्योंकि गद्दी पर अब कौन बैठ गए हैं? राजा गणेश। 1415 ईस्वी से लेकर 1418 ईस्वी तक गद्दी पर रहते हैं। ज्यों ही ये गद्दी पर बैठते हैं ना, तो जो मुस्लिम लोग थे वो भड़क जाते हैं कि गैर मुस्लिम हमारा शासक कैसे बन गया। लोगों को ये बर्दाश्त नहीं होता, तो इसलिए उन्होंने अपने जो पड़ोसी जो राज्य था आपका जौनपुर, जहाँ पे शर्की साम्राज्य चल रहा था, और उस समय वहाँ पे जो शर्की साम्राज्य के जो शासक थे इब्राहिम शाह थे। इब्राहिम शाह से जो मुस्लिम लोगों ने मदद मांगी, बड़े बड़े मुस्लिम अधिकारियों ने मदद मांगी कि हमारे यहाँ गैर मुस्लिम एक शासक आ गया, उसने इलीगल कब्जा कर लिया है, आप हमको बचाइए। तो इब्राहिम शाह शर्की ने राजा गणेश के साथ युद्ध लड़ा। राजा गणेश और इब्राहिम शाह शर्की के बीच में समझौता हो गया कि भैया एक ही शर्त पर आप शासक बन सकते हैं, आप इस्लाम को स्वीकार कर लीजिए।
तो राजा गणेश जी ने कहा ठीक है भैया, मुझे राज करने दीजिए, मेरा जो बेटा है बड़ा वाला उसको मैं इस्लाम कबूल करवा देता हूँ, मेरे बाद जब वो शासक बनेगा तो वो मुस्लिम शासक कहलाएगा। तो उसके लिए सब तैयार हो गए। ठीक है, तो इनके पुत्र थे यदुसेन, उनके पुत्र का नाम था यदुसेन, उन्होंने इस्लाम को स्वीकार कर लिया। और 1418 ईस्वी में राजा गणेश की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इनके पुत्र आ जाते हैं, जो यदुसेन हैं वो गद्दी पर बैठते हैं, लेकिन उन्होंने इस्लाम को स्वीकार कर लिया था, तो वो जलालुद्दीन मोहम्मद शाह के नाम से गद्दी पर बैठते हैं। भले ही इन्होंने इस्लाम को स्वीकार कर लिया था, लेकिन दिल इनका अभी भी हिंदू ही था। तो इन्होंने अपने दरबार में जो बड़े बड़े पद थे उस पर हिंदुओं को ही रखा, और बहुत ही दयालु शासक ये कहलाते हैं, बहुत ही उदार किस्म के ये शासक थे। उच्च पदों पर इन्होंने अभी भी हिंदू अधिकारी को ही रखा था। 1418 से 1431 तक ये शासन करते हैं, और इनकी मृत्यु के बाद इनका बेटा गद्दी पर बैठता है, और इनके बेटे का जो नाम है वो शमशुद्दीन अहमद शाह था। तो 1431 से 1435 तक इनका बेटा गद्दी पर बैठता है, लेकिन जल्दी ही दो लोग हैं, सादी खां और नसीर खां, उन्होंने षड्यंत्र रचने के बाद शमशुद्दीन अहमद खां की हत्या कर दी, अहमद शाह की हत्या कर दी। और जब इनकी हत्या हो गई तो उसके बाद दोबारा से इलियास शाही वंश का शासक, इलियास शाही वंश का ही खून वो गद्दी पर बैठ जाता है, जिसका नाम होता है बच्चों जलालुद्दीन फ़तेह शाह। तो जलालुद्दीन फ़तेह शाह 1481 से 87 तक रहता है, और ये और कोई नहीं इलियास शाही वंश का अंतिम शासक होता है। हालांकि शमशुद्दीन अहमद शाह के बाद ये नहीं आया था, शमशुद्दीन अहमद शाह के बाद इलियास शाही वंश का ही शासक आया था। तो उनका बेटा, फिर उनका बेटा, फिर आखिरी में जलालुद्दीन फ़तेह शाह है। क्योंकि जो शमशुद्दीन अहमद शाह के बारे में आपने पढ़ा, और शमशुद्दीन अहमद शाह के बाद जो इलियास शाही शासक आया था उसके बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और इतिहास में उसका कोई जिक्र भी नहीं है ज़्यादा। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है कि शमशुद्दीन अहमद शाह के बाद दोबारा से इलियास शाही वंश शुरू हो गया था बंगाल में, लेकिन अंतिम रूप से जो इलियास शाही वंश का अंत हुआ वो 1487 में होता है, और आखिरी जो शासक है जलालुद्दीन फ़तेह शाह होता है, जलालुद्दीन फ़तेह शाह। ठीक है, जलालुद्दीन फ़तेह शाह। और जलालुद्दीन फ़तेह शाह के दरबार में एक हिजड़ा जिसका नाम शहजादा था, तो इसने जलालुद्दीन फ़तेह शाह की हत्या कर दी। जलालुद्दीन फ़तेह शाह जो इलियास वंश का अंतिम शासक था, इसी के दरबार में एक शहजादा नाम का हिजड़ा रहता था, और इसी ने जलालुद्दीन फ़तेह शाह की हत्या कर दी। और उसके बाद कुछ महीनों के लिए शहजादा जो कि हिजड़ा था, इसने गद्दी संभाली और एक उपाधि ग्रहण की थी, बारबक की उपाधि ग्रहण की थी। लेकिन कुछ ही दिन हुए थे बेचारे को, अच्छे से इसने शासन का लुत्फ़ भी नहीं उठाया था, मज़े भी नहीं किए थे, और जल्दी ही इसकी दोबारा से हत्या कर दी गई मलिक अंदील के द्वारा। दोबारा से मतलब जैसे इसने हत्या की थी फ़तेह शाह की, उसी प्रकार इसकी भी किसी ने हत्या कर दी। उसका नाम था मलिक अंदील। मलिक अंदील ने जब हत्या कर दी तो उसके बाद गद्दी पर कौन बैठेगा? सिंपल सी बात है, मलिक अंदिल ही गद्दी पर बैठेगा। तो इसके बाद मलिक अंदिल गद्दी पर बैठता है, और किस नाम से बैठता है? सैफुद्दीन फ़िरोज़ के नाम से गद्दी पर बैठता है। 1487 से 1490 तक गद्दी पर बैठता है, और इसकी भी हत्या हो जाती है, इसकी भी जल्दी ही हत्या कर दी जाती है। और दोबारा से जब कोई शासक गद्दी पर बैठता है तो एक नए वंश की शुरुआत होती है। तो बंगाल में एक नए वंश की शुरुआत होती है, हुसैन शाह वंश। तो आप सभी कड़ी को मिला रहे हैं ना, पहले शुरुआत होती है इलियास शाही वंश से, उसके बाद बीच में जब कमज़ोर पड़ता है तो राजा गणेश गद्दी पर कब्जा कर लेते हैं, तो इनके पुत्र और इनका पोता ये शासन करते हैं। लेकिन इनके पोते की जब हत्या हो जाती है तो दोबारा से इलियास शाही वंश गद्दी पर आ जाता है, लेकिन अंतिम शासक जो होता है इनका जलालुद्दीन फ़तेह शाह होता है। इसकी हत्या करने के बाद जो शहजादा नाम का हिजड़ा था वो गद्दी पर बैठता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसकी भी हत्या कर दी जाती है मलिक अंदिल के द्वारा, और ये गद्दी पर बैठता है सैफुद्दीन फ़िरोज़ नाम से। और इसकी जब हत्या होती है ना, तो एक नए वंश की शुरुआत होती है, हुसैन शाह वंश।
तो गद्दी पर बैठता है अलाउद्दीन हुसैन शाह। 1493 से 1519 ईस्वी तक ये गद्दी पर बैठता है और हुसैन शाह वंश का संस्थापक जो होता है वो अलाउद्दीन हुसैन शाह होता है। ठीक है, इसके बारे में भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं, सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले आप ये याद रखिए कि इसने एक उपाधि ग्रहण की थी, खलीफतुल्लाह। खलीफतुल्लाह की उपाधि ग्रहण करने वाला अलाउद्दीन हुसैन शाह था, जो हुसैन शाह वंश का संस्थापक था। और इसके टाइम पीरियड पर बंगाली भाषा का सबसे ज़्यादा विकास हुआ। बंगाल में बंगाली भाषा का सबसे ज़्यादा विकास मध्यकालीन इतिहास में किस शासक के अधीन हुआ? अलाउद्दीन हुसैन शाह के टाइम पीरियड पर हुआ। बहुत महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है। और इन्हीं के टाइम पीरियड पर भागवत पुराण का संस्कृत में अनुवाद किया गया। भागवत पुराण का संस्कृत में जो अनुवाद हुआ था तो उसका नाम था श्री कृष्ण विजय। इस भागवत पुराण को जब हिंदी में अनुवादित किया गया तो इसका टाइटल रखा गया श्री कृष्ण विजय। और किसके द्वारा किया गया था? मालधर बसु के द्वारा किया गया था। मालधर बसु ने ही भागवत गीत पुराण का संस्कृत में अनुवाद किया था। मालधर बसु को एक उपाधि दी थी अलाउद्दीन हुसैन शाह ने, ये परीक्षा में पूछी गई है। तो गुणराज खां, नोट कर लीजिएगा, गुणराज खां। गुणराज खां की उपाधि किसको मिली थी? मालधर बसु को मिली थी, जिन्होंने भागवत पुराण को संस्कृत में अनुवादित किया था। और अलाउद्दीन हुसैन शाह के ही टाइम पीरियड पर एक वैष्णव, बहुत बड़े वैष्णव संत थे जिनका नाम था चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु जो वैष्णव संत थे वो अलाउद्दीन हुसैन के ही समय काल के थे, इन्हीं के टाइम पीरियड के थे। और अलाउद्दीन हुसैन शाह के ही टाइम पीरियड पर बंगाल में एक सूफी आंदोलन शुरू किया गया था। इस आंदोलन का नाम था सत्यपीर आंदोलन। सत्यपीर आंदोलन ये एक सूफी आंदोलन था। तो ये अलाउद्दीन हुसैन शाह के ही टाइम पीरियड पर हुआ। और अलाउद्दीन हुसैन शाह ने एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। अलाउद्दीन हुसैन शाह के ही टाइम पीरियड पर एक मस्जिद का निर्माण हुआ था। बहुत फेमस मस्जिद है, छोटा सोना मस्जिद है। छोटा सोना मस्जिद और बड़ा सोना मस्जिद, ये दो मस्जिद बंगाल में आपको याद रखनी है। आगे मैं बताऊंगा बड़ा सोना मस्जिद के बारे में। फ़िलहाल ये याद रखिए, ये छोटा सोना मस्जिद है, इसका निर्माण वली मोहम्मद है। ये वली मोहम्मद है, वली मोहम्मद ने करवाया था अलाउद्दीन हुसैन शाह के ही टाइम पीरियड पर। इतनी बातें आप हुसैन शाह के बारे में याद रखिए। हुसैन शाह के बाद इनका बेटा नुसरत शाह गद्दी पर बैठता है 1519 से 1532 तक। पहले ही मैं क्लियर कर दूं, समय जो टाइम पीरियड है इसका कोई लेना देना नहीं है, टाइम पीरियड से कोई मतलब नहीं है। बस मैं आपको ये दिमाग में आपके बैठा रहे कि कब की कौन सी घटना है, इसलिए टाइम पीरियड लिख दिया है। बंगाल का जो प्रांत है इसमें जो भी वंश आ रहे हैं इनका टाइम पीरियड आपको एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। वो मैंने आपको बता दिया कि हाँ टाइम पीरियड इसलिए ज़रूरी है आपके लिए समझने के लिए कि हाँ आप ये समझ लें कि बंगाल का इतिहास पढ़ रहे हैं तो कौन से टाइम पीरियड का। क्योंकि आधुनिक भारत के इतिहास में आप बंगाल का इतिहास पढ़ेंगे जब जो नवाब आए हुए थे तो उनका टाइम पीरियड 1600-1700 के आसपास था। ठीक, तो नुसरत शाह अलाउद्दीन हुसैन शाह का पुत्र था, गद्दी पर बैठता है। और इसी के टाइम पीरियड पर आप जानते हैं 1526 ईस्वी में भारत पर बाबर का आक्रमण होता है। और इसी के टाइम पीरियड पर दिल्ली सल्तनत का जो सर्वनाश हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और भारत में दिल्ली सल्तनत की जगह किसका उदय होता है? मुग़लों का उदय होता है, मुग़ल साम्राज्य स्थापित हो जाता है। तो मुग़ल साम्राज्य जब स्थापित हुआ था उस समय बंगाल का शासक नुसरत शाह था। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसने एक मस्जिद बनवाई थी जिसे बड़ा सोना मस्जिद कहते हैं। अलाउद्दीन हुसैन शाह ने छोटा सोना मस्जिद बनाई थी, इसके बेटे नुसरत शाह ने बड़ा सोना मस्जिद बनाई थी। यह है बड़ा सोना मस्जिद। ठीक, याद रखिए बड़ा सोना मस्जिद है। इसके बाद आता है गद्दी पर गयासुद्दीन महमूद। गयासुद्दीन महमूद 1533 से 1538 तक गद्दी पर बैठता है। और ये आखिरी शासक था बंगाल में। जो हुसैन शाह वंश था ना, ये आखिरी शासक था। क्यों? क्योंकि इसके टाइम पीरियड पर जो शेर शाह सूरी, उस समय आपको मालूम है बाबर के बाद हुमायूं आया था। हुमायूं को हटाने के बाद सूरी वंश हो गया था, शेर शाह सूरी दिल्ली का शासक बन गया था।
तो शेर शाह सूरी ने अपने टाइम पीरियड पर बंगाल पर आक्रमण किया और गयासुद्दीन महमूद से बंगाल छीन लिया। बंगाल अब किसके अधीन आ गया? तो बंगाल अब आ गया था अधीन शेर शाह सूरी के। तो ऐसे तो मध्यकालीन इतिहास में बंगाल में बहुत सारे शासक आए, लेकिन हमें वही पढ़ना है कि जो लगातार बंगाल में जिन्होंने स्वतंत्रता पूर्वक शासन किया वही पढ़ना है। ये नहीं हमको पढ़ना है कि इसने शासन किया उसके बाद फिर से केंद्र ने, जो दिल्ली पे बैठे हुए शासक है, उन्होंने दोबारा से कब्जा कर लिया फिर ये स्वतंत्र हुए। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं आता। बंगाल का वो इतिहास जो मध्यकालीन भारत के इतिहास में हमें पढ़ना होता है, ये वो इतिहास है, वो टाइम पीरियड है जब लगातार बंगाल जो है वो स्वतंत्र रहा। प्रांतीय जो शासक थे, प्रांतीय जो राज्य थे, उनके अधीन रहा। ठीक है, स्वतंत्रता पूर्वक शासन किया। तो आपको स्क्रीनशॉट बस इसी का लेना पड़ेगा। मैं साफ़ कर देता हूँ इसको, स्क्रीन को, इसी का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आपको सब याद रहेगा क्योंकि पूरी कहानी आप पढ़ लिए हैं। आपको मालूम हो जाएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड पर शमसुद्दीन इलियास खां ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। फिर इसका बेटा सिकंदर शाह आया, गयासुद्दीन आजम शाह आया। इसके बाद कई और शासक आए इलियास वंश में, लेकिन वो नाकाम थे। उसी का फ़ायदा राजा गणेश ने उठाया। उनके बाद इनका बेटा, फिर उनका पोता गद्दी पर बैठे, लेकिन जल्दी ही इनके पोते की हत्या करने के बाद दोबारा से इलियास शाही वंश स्थापित हो जाता है। और अंतिम इलियास शाही वंश का जो शासक है जलालुद्दीन फ़तेह शाह होता है। इसकी हत्या एक हिजड़े ने कर दी थी और उसकी हत्या मलिक अंदिल ने कर दी, और मलिक अंदिल की भी हत्या हो गई। उसके बाद एक नया वंश आता है, हुसैन शाह वंश। इसमें 3 शासक महत्वपूर्ण आपको पढ़ने हैं, और आखिरी जो है गयासुद्दीन महमूद, इनके टाइम पीरियड पर शेर शाह सूरी ने बंगाल पर अधिकार कर लिया। ठीक है, और नुसरत शाह ने बड़ा सोना मस्जिद बनाई थी, अलाउद्दीन हुसैन शाह ने छोटा सोना मस्जिद बनाई थी। ये महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिएगा सभी चीज़ें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो हम आपसे मुलाकात करते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।